ओके, वेलकम गाइस। सो हम लोग 2021 से लेके 23 तक का जो रिसेंट तीन प्रीलिम्स हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। 2021 से 2023 तक के प्रीलिम्स के पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंस वी आर डूइंग पॉलिटी तो इट मेक सेंस कि हम लोग जो है प्रीवियस ईयर ट्रेंड को भी देख लें। तो ये 2021 का पेपर है। दिस पेपर बिलोंग्स टू 2021। तो लेट अस सी एंड प्लीज डू पार्टिसिपेट, अपना आंसर बताते रहिएगा मेरे को। ठीक है? ओके। एज यहाँ पर देखिए, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। ये पूछ रहा है कि हमने ब्रिटिश मॉडल को एक्सेप्ट किया है, लेकिन हमारा मॉडल किस तरीके से डिफर करेगा फ्रॉम दैट मॉडल। So, as regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of Parliament to legislate is limited. जो मैंने क्लास में बताया है उस हिसाब से क्या सही है या क्या गलत है? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? दिस इज करेक्ट। हमारा यहाँ पर देखिए, ये अनलिमिटेड पावर बोल रहा है, हमारा लिमिटेड बोल रहा है। लिमिटेड का मतलब क्या? लिमिटेड पावर का मतलब क्या होता है? कहीं पे रिजर्वायर है क्या पावर का कि वो खत्म हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं। लिमिटेड देखिए, नॉट एग्जैक्टली जुडिशियरी। व्हेन आई एम सेइंग दैट लिमिटेड, इट इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, a written constitution. Does the British structure have a written constitution to limit it? The answer is no. So, do you understand this? Okay, do you understand? See, one way, I'll tell you 2021 का अटेम्प्ट के बारे में आपको मैं बताता हूँ। आई वॉज वेरी न्यू गाय, और जस्ट आफ्टर कॉलेज आई हैड गिवन दैट अटेम्प्ट। तो कुछ प्रिपरेशन नहीं थी मेरी ज्यादा, ऊपर से थोड़ा लक्ष्मीकांत इधर उधर पढ़ लिया था। So this question I was not able to register in my mind कि ये है क्या। I was not able to see कि ये है क्या क्वेश्चन। सो इसीलिए जिनका पहला अटेम्प्ट है, who are giving it for the first time, मे बी अगर उतना आपको लग रहा है कि तगड़ी तैयारी नहीं है, तो आई हाईली रिकमेंड दैट यू टेक अ मोमेंट, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, उसको रजिस्टर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसको ब्रेक डाउन करिए पार्ट्स में। अब जैसे इतना सारा वर्ड्स देख के ना, पहले अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट का हिम्मत टूट जाती है कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जैसे हमने यहां पर देखा, क्या बोल रहा है? ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के बारे में बोल रहा है और सॉवरेंटी के बारे में बोल रहा है। क्लास में तो किया हुआ है हमने, है कि नहीं? क्लास में तो हमने बोल रहा है ना कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम। वहां पर जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी लॉ फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो ये जो है टिक इसको कर दीजिएगा आप उसको। फिर सेकंड पार्ट क्या है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। हम ये बहुत बार बोलते हैं, डिस्कोर्स में भी बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन में भी बोलते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही लिमिट करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन लीड्स टू अ लिमिटेड गवर्नमेंट। ओके, तो ये करेक्ट है कि नहीं? दिस इज करेक्ट और नॉट? और अगर मैं यहां पर बोल दूं दैट द यूएस पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, विल इट बी करेक्ट? अगर मैं बस हटा दूं यहाँ पर यूएस सीनेट लिख दूं, तो आंसर विल बी नो। यूएस में क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स में हम क्या बात करते हैं? जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करते हैं। ओके, वहां पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में लड़ाई होती है, नॉट लेजिस्लेचर। ओके, वेयर एज इन ब्रिटेन इट इज द लेजिस्लेचर हु हैज द सुप्रीमेसी। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, इन इंडिया matters related to the constitutionality of amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the supreme। कोई भी मैटर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एग्जामिन करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ भेज दिया जाता है। तो कुछ याद आ रहा है इसमें? इसमें कुछ याद आ रहा है? यहां पर देखिए, क्या ब्रिटेन ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है आपका?
जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठेगा? पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि डिफरेंस कैसे है ब्रिटिश मॉडल से। तो दिस इज ट्रू ना। वहां तो सबसे पहली बात, देयर विल बी नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन द पार्लियामेंट, सॉरी इन द जुडिशरी। इंडिया में तो है ना, हमने क्या बोला है कि मिनिमम 5 जज बैठेंगे एक बेंच में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेंच बोला जाएगा। आर्टिकल 145 क्लॉज 3, याद है हमने जब बात की थी, क्या बात की थी? कि आर्टिकल 145 क्लॉज 3, और देन वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन याद होगा आपको। 143 के अंदर भी बैठेंगे 5, फॉर एडवाइस, गिविंग एडवाइसेस, डिस्पेंसिंग एडवाइसेस ऑन द रेफरेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस में बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, तो क्या इंटरप्रेट करेंगे? कौन यहां पर पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट, वहां अमेंडमेंट पॉसिबल है किसी एक्ट का? वहां पर अमेंडमेंट पॉसिबल है किसी एक्ट का ब्रिटेन में? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। अरे कुछ है ही नहीं लिखा हुआ तो क्या अमेंड करेंगे? दैट इज द थिंग। एक्ट होना भी तो चाहिए, दैट्स राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आंसर विल बी बोथ 1 and 2? आंसर विल बी बोथ 1 and 2 इसमें, यस, ओके। सो ये दोनों आप देखिए, 1 and 2, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। और ये हो गया 77, ओके। विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहां पर अगर आप देखिएगा, बोल क्या रहा है? एन गोपालस्वामी अयंगर कमिटी suggested that the minister and a secretary, right, minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. In 1970, DOPT, Department of Personnel, was constituted on the recommendation of Administrative Reform Commission, and this was placed under the Prime Minister's charge. इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? Which one will be corrected? The answer is 2, मतलब 2 ओनली। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ चीजें हैं जो आपको बता रही है कि रेड फ्लैग्स के बारे में। अगर आप यहाँ देखेंगे सोलली, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एन गोपालस्वामी अयंगर कमेटी ने बोला कि एक मिनिस्टर और सेक्रेटरी सोलली रहे फॉर परस्यूइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। ऐसा कहा जाता है कि ये फर्स्ट एआरसी 1966 का ही ये रिकमेंडेशन थी, ओके। तो यहाँ पर है कि सोलली बोल रहा है, तो इन जनरल अभी देखिए ये क्वेश्चंस छोड़ने वाले होते हैं। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? छोड़ने वाले होते हैं। यू लीव दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा दैट अगर 15 क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, तो सारे बनाने लायक नहीं होंगे। उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं जो कि आप छूने लायक नहीं होते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट डिपेंडिंग अपॉन द 15 क्वेश्चन, आप उसको इजी, मीडियम और टफ में ऑन स्पॉट सेग्रीगेट कर दीजिए। इजी जो है सामने से बन जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया बन गया। फैक्ट्स पता है, सामने से पता रहे तो आंसर ये होगा, इजी में वो आ जाता है। मीडियम में जो है आपको थोड़ा बहुत पता है लेकिन अभी आंसर नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा समय लगेगा या उसको बैठ के इत्मीनान से बनाना होगा। तो दैट विल बी मीडियम। आप दोनों इजी मीडियम अटेम्प्ट कर लेंगे। जनरली कितना होता है, 10 से 12 क्वेश्चन आपका इजी मीडियम में आता है। अगर साल खराब रहेगा तो 5 क्वेश्चन आपका टफ में हो जाएगा, जहां पर कुछ सुना भी नहीं है। जैसे लास्ट ईयर था, उसमें ओएसए से लेके एविडेंस एक्ट वाला क्वेश्चन था, ये सारी चीजें थी, तो बहुत टफ चीज थी। बहुत लोगों ने सुना नहीं था उसको, है ना। तो वो 5 क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो है टफ जनरली कितना होता है? टफ जनरली 2 से 5 के बीच में हवर करता है। इन अ गुड ईयर 2 क्वेश्चंस विल बी टफ दैट यू हैव टू लीव। अब जैसे इस साल था 2021 में, तो पॉलिटी बड़ी आसान थी।
पॉलिटी बड़ा आसान था. इट वाज द साइंस एंड टेक पोर्शन दैट वाज प्रॉब्लमैटिक एंड द एनवायरनमेंट पोर्शन दैट वाज समवॉट प्रॉब्लमैटिक एंड द एंशिएंट हिस्ट्री पोर्शन जो कि नया से आ गया था. लेकिन ये जो पूरा चीज है, अब इसको आपको छोड़ना रहेगा. दिस इज फर्स्ट गलत है. यू हैव नो क्लू. अब यहाँ पर बोल रहे हैं लोग कि सोलली यूज करके. लेकिन देखिए स्टेटमेंट तो सही है ना. कमिटी का नाम गलत है कि नहीं? कमिटी का नाम गलत है. स्टेटमेंट तो सही है ना. कमिटी का नाम गलत है, स्टेटमेंट सही है. तो यहाँ सोलली जैसे होता है ना, गेस्ट मास्टर वर्क्स जो करवाते हैं, आपको एलिमिनेशन टेक्निक बताते हैं, सो कॉल्ड डार्क आर्ट्स बताते हैं, तो उनसे अगर आप पूछिएगा तो बोलेंगे देखो सोलली लिखा हुआ है. तो भाई सोलली तो सही है, गलत तो यहाँ पर है ना ऊपर में. दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. और यहाँ पर कोई हमारे पास तरीका नहीं है जानने का कि आंसर उस समय क्या होगा. ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? टू ओनली होगा. आंसर क्या होगा इसका? टू ओनली होगा. वहां पर हमें ये नहीं पता है कि एन गोपाला स्वामी अयंगर कमेटी अगर आंसर है कि क्या है, सोलली है तो क्या है. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. ओके, ऑलराइट, दैट इज द थिंग. तो अब अगर आप बोलोगे कि एन गोपाला स्वामी अय्यर के एन गोपाला स्वामी अय्यर कमेटी ने ये बोला है कि देखो ये 1949 की कमेटी है. 1949 की कमेटी है. ओके, और इसके बाद पॉल एप्ले भी कमेटी आई थी. ओके, उसने बोला था कि एक ऑर्गेनाइजेशन आप अलग से सेट कीजिए. ओके, ऑर्गेनाइजेशन जो है आप अलग से सेट कीजिए. और एन गोपाला स्वामी अयंगर कमेटी ने क्या बोला था? दैट नॉट नेसेसरली दैट यू नीड टू डू ए फॉर्मल डिस्टिंक्शन. ओके, यू नीड टू डू ए फॉर्मल डिस्टिंक्शन. आप क्या कर सकते हैं, किसी मिनिस्टर को ऑर्डिनरीली असाइन किया जा सकता है एज एन एडिशनल चार्ज. ओके, ठीक है. तो यहां पर क्या इतना दिमाग लगा सकते हैं आप? भाई पता है लॉयर्स, मैं बता दूं आपको. ओके, सो इवन टॉप लॉयर्स, दे विल रिक्वायर टू रीड द टेक्स्ट एंड देन दे प्रिपेयर द केसेस. ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टिप्स पे नहीं होता है किसी के. इवन टॉप लॉयर्स, उनके टिप्स पे नहीं होता है ऑल द मैटर्स. तो तुम्हारे टिप्स पे कैसे आ जाएगा ये एन गोपाला स्वामी अयंगर कमिटी? रूटीन प्रिपरेशन सोर्स में तो दिया नहीं है ये. तो जब आपने नहीं पढ़ा है एन गोपाला स्वामी अयंगर कमिटी, अब यहाँ सोलली के बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं तो सेंस नहीं बनता है. ठीक है, इट्स अ हिट एंड अ मिस. हो गया तो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब पे वीडियो बना लेंगे कि हाउ आई गॉट ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट. और नहीं होगा तो चुपचाप बैठ जाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे. गैम्बल नहीं करना है, छोड़ देना है इसको. आंसर इज टू. ओके, बी टू ओनली. ये एआरसी के रिकमेंडेशन पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कंस्टिट्यूटेड और प्राइम मिनिस्टर के चार्ज के अंडर डाला गया था. एन गोपाला स्वामी अयंगर कमेटी 1949 में उससे बोला था कि ऑर्डिनरीली इसको किसी मिनिस्टर को चार्ज दे दिया जाए. ऐसा नहीं लिखा था कि सोलली. ओके, सोलली जो है यहां पर आपको देखना है. ठीक है, इज इट क्लियर? अब मैं बात करता हूं राइट टू प्राइवेसी की. यहां क्या बोल रहा है? राइट टू प्राइवेसी, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 21. आर्टिकल 21. देखिए 15 तो होगा नहीं, 29 तो होगा नहीं. बात है 19 और 21 के बीच में कि क्या आपका राइट टू प्राइवेसी आएगा. नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं ना, जब आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, दैट इज पार्ट ऑफ द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो यहां पर देखिए प्राइवेसी जो है, दिस इज पार्ट ऑफ द पुट्टा स्वामी जजमेंट. पुट्टा स्वामी जजमेंट के पार्ट का है, तो आर्टिकल 21 विल बी द आंसर. ठीक है, लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है. ओके, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोक सभा election from three constituency. The answer is no.
द आंसर इज नो। वैसे ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था, दिस क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप्ड बाय द कमीशन। सो यहाँ पर देखिए कि इंडिया में देयर इज नो लॉस रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग, नहीं है, पहले नहीं था, अब है। अब आप दो जगह से मैक्सिमम कर सकते हैं। 1997 में ये लॉ चेंज हुआ था, एज फार एज आई रिमेम्बर करेक्टली। और इन 1991, ओके, लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पर अगर वन हटा दें तो सेकंड इज करेक्ट। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट्स इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कंस्टिट्यूएंसी, हिज हर पार्टी शुड बेयर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन। क्या ऐसा होता है? पार्टी कभी बाई बाई इलेक्शन का बेयर करती है कॉस्ट? इडियोटिक स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको हम काट देंगे। आंसर वुड हैव बीन टू ओनली। वैसे इसको यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया है। ओके, judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है कि अक्यूज जो है, he is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station not in jail। तो जब जुडिशियल कस्टडी होती है तो सर आप जेल जाते हैं ना, कि पुलिस स्टेशन जाते हैं? पुलिस कस्टडी में आप जाते हैं कि नहीं? पुलिस कस्टडी में आप जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा। आप जेल कब जाते हैं? जुडिशियल कस्टडी में। और पुलिस स्टेशन कब जाते हैं? पुलिस कस्टडी में। ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court। This is true। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, जो है आप जुडिशियल कस्टडी में जो आदमी है उसको इंटरोगेट नहीं कर सकते। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट, व्हेन यू आर इन जुडिशियल कस्टडी यू आर इन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। ओके, तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेंगे ना आप, मजिस्ट्रेट से आप परमिशन लेंगे तभी ना जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? टू ओनली होगा। ऑलराइट, द आंसर विल बी टू ओनली। अभी जैसे इस साल कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपसे? जीरो एफआईआर, बेल। ओके, बेल, बेल अभी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना, बेल एज अ राइट हम देंगे, फरलो, ये सारी चीजों पे क्वेश्चन आएगा आपका, तो रेडी रहिएगा। ठीक है, दैट देयर माइट बी, ओके, माइट बी चांसेस कि आपको क्वेश्चन दे सकती है यूपीएससी। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया, consider the following statements। When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such person because it becomes a matter of right। क्या ये मैटर ऑफ राइट बनता है? एज अ मैटर ऑफ राइट यू कैन क्लेम पैरोल। एज अ मैटर ऑफ राइट, इट्स नॉट, इट्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशरी ना, जज के डिस्क्रिशन पे होगा ना। दिस इज समथिंग दैट शैल बी देयर इन द डिस्क्रिशन ऑफ द जज, है ना? तो ये गलत है। State governments have their own prisoners release on parole rules। This is true। अब यहां पर देखिए, ये क्या सिमिलर नहीं है 2023 के जो क्वेश्चन आया था, प्रिजनर्स वाला, प्रिजनर्स मैनुअल बनाने वाला, दैट एवरी स्टेट कैन मेक इट्स ओन प्रिजनर्स मैनुअल। तो अगर आप यहां पर से पढ़ते दैट ओके दिस इज अंडर द स्टेट लिस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिजन्स आर अंडर द स्टेट लिस्ट, तो आपको पता रहता है कि ओके दिस इज द थिंग, कि सेकेंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। अपना जो है स्टेट गवर्नमेंट अपना पैरोल रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये है भी अच्छा स्टेटमेंट, बिकॉज ये फेडरल स्ट्रक्चर को प्रमोट नहीं कर रहा। isn't it something that is promoting the federal structure if it is not too extravagant? अब यहाँ ये लिखा है, यहाँ पर बहुत सिंपल स्टेटमेंट है ना, कि स्टेट गवर्नमेंट अपना पैरोल रूल्स बना सकती है। यहाँ कुछ लिखा रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक देयर ओन न्यूक्लियर मिसाइल्स, और आप वहां पर सही करके आ जाते, क्यों भाई? फेडरल स्ट्रक्चर है। तो ऐसा नहीं होता। एक्सेसिव स्टेटमेंट अगर नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहा है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी दी
आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? टू ओनली। At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers Recognition Act? It is MOTA, Ministry of Tribal Affairs. Isn't it MOTA, Ministry of Tribal Affairs? Yes. जो कि आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006, FRA 2006 जो है वो कौन हैंडल करता है? ओके। A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law. ओके, तो यहां पर क्या है? इसको तोड़ना है, डरना नहीं है फ्रेंड्स। इसको क्या करना है? इसको तोड़ना है। इससे डरना नहीं है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ यहां लिखा हुआ है, और अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर एप्लीकेशन ऑफ लॉ किस कौन बात कर रहा है? आर्टिकल 28 तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहा है कि नहीं? मैं इसको काट सकता हूं। 32 तो रिट्स की बात कर रहा है, 44 आपका यूसीसी की बात कर रहा है। यूसीसी तो है नहीं अभी हमारे डिस्कशन में। तो 14 और 32 क्या क्या है? 14 और 32, तो इसमें से देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ लॉ कौन बात करता है? 14 बात करता है। ये तो रिट पिटिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। आंसर इज 14। ये क्या करता है? हमें आर्बिट्ररी एक्शन से बचाता है। यहाँ आर्बिट्ररी एक्शन की बात हो रही है। ओके, ऑलराइट, इज इट क्लियर? Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicate it is federal in character? Federal in character. So independence of judiciary is safeguarded. The union legislature has elected representative from constituent unit. Union cabinet can have elected representative from regional parties. तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये भी नहीं होगा। फेडरल कैरेक्टर से इसका क्या लेना देना? अब देखिए ए और बी में, अगर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, अगर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो क्या हम कह सकते हैं दैट वी आर फेडरल इन कैरेक्टर? द आंसर इज ए। ओके, आंसर जो है आपका क्या है? आंसर है आपका ए। ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एक्चुअली समथिंग, independence of judiciary is actually something that is going to lead to a, okay, fed to having a federal character। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन, स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है वो कैसे है? कोऑपरेशन बेस्ड है कि नहीं? जस्ट फॉलो मी। कोऑपरेशन बेस्ड है कि नहीं? अब इसको इंटरप्रेट करने के लिए दैट द सेंटर does not infringe upon the rights of the states and the states do not go and infringe upon the powers of the center। इसको इंश्योर करने के लिए डू यू नीड टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? डू यू नीड टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन टाइम एंड अगेन? है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है स्टेट के पास पावर अंडर द 7th शेड्यूल। शेड्यूल्स तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है कि नहीं? द आंसर इज यस। तो उसको गारंटी कौन करेगा? हु प्रोवाइड्स गारंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस कंट्री? हु प्रोवाइड्स गारंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इन्फोर्स्ड? द जुडिशियरी, बिकॉज इट इंटरप्रेट्स द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर ए होगा। क्या आंसर ए होगा? आंसर इज यस। Did you get this point? Did you get this point? Maybe Avanti, you can send that picture that you have sent federal feature ka.
आप हमें भेज सकते हैं या मैं ही भेज दूँ? ओके, ठीक है। तो 86 का आंसर आ गया। 86 का आंसर आ गया, डिड यू गेट दिस? है ना? ओके, ठीक है, ब्यूटीफुल। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट? इसमें से पूछ रहा है कि बेस्ट डेफिनेशन स्टेट का कैसे आता है, और कौन सा बेस्ट डिफाइन कर रहा है चारों में से। तो यहां पर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस, जस्ट लेट मी शो यू दिस, ओके। क्या बोल रहा है कि देयर शैल बी अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस who are permanently occupying a definite territory, independent of external control and possessing an organized government। तो ये तीन चीज है, इसमें क्या क्या निकल रहा है देखिए। यहां पर जब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं तो चुपचाप चुपचाप बैठ के आपको उसके उससे जो है फैक्ट्स निकालना है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि देयर शैल बी अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस who are permanently occupying a definite territory, who are independent of any external control and possessing an organized government। The answer is A, दिस इज ट्रू, क्योंकि ये सभी चीजों को फुलफिल कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, नेचुरल राइट्स की बात हो रही है। क्या नेचुरल राइट्स सेफगार्ड इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए? ये तो फीचर हो गया ना। देखिए गाड़ी, देखिए ऐसा समझिए कि स्टेट एक गाड़ी है। स्टेट आपका एक गाड़ी है। मारुति 800 से भी पहुंच जाइएगा ना आप। दिल्ली से मुंबई जाना है तो मारुति 800 से पहुंचिएगा कि नहीं पहुंचिएगा? और मर्सिडीज बेंज से भी पहुंच जाइएगा, मर्सिडीज एस क्लास से भी पहुंचिएगा। तो ये जो नेचुरल राइट्स है, ये एडिशनल फीचर है। दिस इज नॉट द बेयर मिनिमम दैट यू नीड टू कंस्टिट्यूट अ स्टेट, ठीक है। अब यहां पर देखिए, नंबर ऑफ पर्संस हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर ट्रेडिशन। तो यहाँ सॉवरेंटी नहीं है। इट कैन बी अ डोमिनियन, इट कैन बी अ कॉलोनी, है ना। इट कैन बी ऑटोनॉमस रीजन, जैसे तिब्बत है चाइना का, जैसे कश्मीर था एक समय हमारा। अब फुल स्टेटस मिल गया उसको, है ना। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विथ अ सेंट्रल अथॉरिटी। और सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है मान लिया तो वो स्टेट नहीं होगा। मान लिया कि फेडरल अथॉरिटी है, डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, और सेंट्रल अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या जिस कंट्री में जुडिशरी पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे कि आप जाइएगा अरब कंट्रीज में, जहां पर अरब कंट्रीज में किंग इज डिस्पेंसिंग जस्टिस, तो क्या अरब कंट्री वाले स्टेट नहीं होंगे? है कि नहीं? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सब कम्युनिटी ऑफ पर्सन है। द पीपल आर देयर, एक डेफिनेट टेरिटरी है इनके पास, इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल कंट्रोल के, और दे आर पोजेसिंग व्हाट, दे आर पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमारे पास स्टेट का डेफिनेशन आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया स्टेट का डेफिनेशन? आई होप एवरीबॉडी हैज गॉट दिस। ओके, गुड। With reference to Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judge of the Supreme Court can be called back to sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice with prior permission of President of India। हमने दो पढ़ा था, एड हॉक जज पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था? वी हैव रेड अबाउट व्हाट, एड हॉक जज, एंड वी हैव रेड अबाउट व्हाट, रिटायर्ड जज। दो जज, दो टाइप के जज के बारे में पढ़ा था। टेम्पररी बेसिस पे जो है आते हैं रिटायर्ड जजेस। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। A high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does। High Court in India has the power to review its own judgment, बिल्कुल है कि नहीं? Power of review, power of review
दे रहा है कि नहीं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में? 129 याद है, और 215 में हम बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का 129 पे था और हाई कोर्ट का 215 पे था। डिड वी नॉट टॉक अबाउट इट? है कि नहीं? तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ 1 and 2? बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर। अब यहां पर मेरे को एक चीज लेकिन बताना है आपको कि 129 गिव्स द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, यस और नो? गिव्स द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 129 ओनली। मतलब the power is derived from 129, yes or no? But is it the same for high courts? Does the high court have the power to punish for its contempt because it is a court of record? The answer is no. It has the power to punish for its contempt, but it is not because it is a court of record. Because it has a certain standing, it has a certain dignity, and there is a convention. Okay. हमने ये पढ़ा था ना कि it is not because of a court of record. ठीक है? It is the Supreme Court that can punish for its own contempt and the contempt of the lower courts under its jurisdiction. And High Court के समय क्या है? It is not because of the court of record that it is allowing it to punish for the contempt necessarily, but it is since such an important court, so it is given as a right, as a natural right to the High Court that it shall be eligible to be punished for its contempt. Okay, this is something that we have read. With reference to India, consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. This is true. आप तो या तो एक स्टेट के हो सकते हैं और एक कंट्री के हो सकते हैं, है कि नहीं? आपके स्टेट में एक डोमिसाइल हो सकता है ना? अमेरिका में क्या है? अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। यू आर you are member of the USA as well as state। आप यूएस के मेंबर हैं और स्टेट के भी मेंबर हैं। इंडिया में क्या है कि आप सिर्फ वन सिटीजनशिप है और वन डोमिसाइल है। ओके। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट। ये अमेरिकन प्रोविजन है, यूएस प्रोविजन है, इंडियन प्रोविजन नहीं है। सोनिया गांधी कैसे बन रही थी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री? इसके पहले, ओके, इसके पहले आई थिंक अगर मान लो कि कोई बंदा बॉर्न हुआ था मे बी इन म्यांमार, ओके, एंड ही इज ऑफ इंडियन डिसेंट, कीनिया में बॉर्न हुआ था, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances। deprivation तो हमने इतने सारे पढ़े, deprivation तो हमने इतने सारे पढ़े, there are so many ways they can be deprived। The answer is no। आंसर क्या है इसका? वन ओनली। ओके। Which one of the following factor constitutes the best safeguard of liberty? तो सबसे ज्यादा लिबर्टी कौन सेफ गार्ड करता है? तो मैंने आपको कमिटेड जुडिशरी बताया था। बताइए क्या ये आंसर होगा कमिटेड जुडिशरी? द आंसर इज नो। कमिटेड जुडिशरी गंदी बात है, बैड थिंग है। व्हाई? बिकॉज ए कमिटेड जुडिशरी इज सबसर्विएंट टू द एग्जीक्यूटिव। So what kind of commitment we want? We want a committed bureaucracy, not a committed judiciary. A judiciary has to be independent, and independence is ensured through what? Independence is ensured to separation of powers. Independence is ensured through what? Independence is ensured through separation of power, and separation of power is given in what? Article 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर स्ट्राइविंग फॉर। आंसर इज डी। करेक्ट, क्लियर है? बहुत ध्यान दीजिएगा। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए इसको। 2021 का पेपर है, 2024 में इसके थीम्स आ सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट आपको नहीं देगा, लेकिन जो कंसेप्ट आप यहाँ पर बिल्ड करेंगे, द काइंड ऑफ कंसेप्ट दैट यू विल बी बिल्डिंग हियर, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन 2024। क्वेश्चन नंबर 91 पे आई। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स व्हाट?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो अभी हमारा हाल फिलहाल में बात चल रही है 39B 39C में, अगर आप देखिएगा तो ये आंसर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज इट कम्स। ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? तो ये बहुत इजी है, इट इज नाउ अ लीगल राइट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, एंड इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। वाई पहले क्या था, इट वॉज ए फंडामेंटल राइट ओनली अवेलेबल टू सिटीजन, यस और नो? वाई? बिकॉज इट वॉज देयर इन आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 क्लॉज एफ, ओके, सेक्शन एफ, सॉरी। तो 92 का क्या होगा आंसर? अब बी होगा। वाई? बिकॉज मोरारजी देसाई ने 44th अमेंडमेंट एक्ट से उसको डिलीट ही करा के और 300 क्लॉज 1 में डाल दिया। ठीक है, सो ये इट्स अ लीगल राइट विच इज अवेलेबल टू एनी पर्सन। अब इसका रेमेडी कहां से होगा? मान लिया कि मुझे इसका रेमेडी करना है, तो क्या मैं आर्टिकल 32 यूज कर सकता हूँ? द आंसर इज नो, आई विल बी यूजिंग व्हाट, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 में यूज कर सकता हूँ, और उसके बाद में, ओके, उसके बाद में अगर चाहूं तो अपील कर सकता हूं, आई कैन अपील इट टू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द अपेलेट जुरिस्डिक्शन, बट in the matters of right to property, the Supreme Court shall not have original jurisdiction. ये क्लियर है सभी को? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबody. Okay. What was the exact constitutional status of India on 26th January 1950? 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था इंडिया? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सेक्युलर। तो यहाँ सेक्युलर तो ऐड हुआ है ना, 42nd का। यहाँ पर पूछ रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या ऐड हुआ था? सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, ये तीन चीजें, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, ये तीन चीजें ऐड हुई थी। यस, तो ये तीन चीजें ऐड हुई थी, तो हम तो ये काट देंगे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, फिर हम काट देंगे सॉवरेन, लेकिन नहीं है इसमें। देखिए तीन क्या ऐड होता है, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, तो सॉवरेन तो होगा ना, सॉवरेन विल बी देयर बिकॉज दीज थ्री वर्ड्स आर नॉट मैचिंग। तो यहां पर क्या होगा, बी विल बी द आंसर। 93 का क्या होगा, ओरिजिनल प्रियम्बल में वी वेयर कॉल्ड ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी वर्ड जो है वो बाद में ऐड हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है? इट्स सिंपली अ गवर्नमेंट विच इज लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ, अभी जस्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वाले में किया था जो कंपेयरिंग कर रहे थे। ओके, जो कंपेयर कर रहे थे उसमें हमने किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है? इट्स ए गवर्नमेंट विच इज लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी, हो एंड कुई pertains to tribal language। तो हो मुंडारी ट्राइब्स आपने सुना होगा, हो एंड मुंडारी ट्राइब्स, तो ये आपके सेंट्रल इंडिया और छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह में मिलते हैं। एंड आंसर क्या है इसका, ट्राइबल लैंग्वेज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स में, तो दीज भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स, द आंसर इज नो, दे आर नॉट टाइटल्स। They have been interpreted by the constitution that they cannot, although they cannot be used as a prefix and a suffix, but at the same time they are not titles. Padma awards which were instituted in the year 1954 were suspended only once. No, they have been suspended more than once. ये भी गलत है। The number of Bharat Ratna awards is restricted to a maximum of 5 in a particular year. तो ऐसे तो तीन है, लेकिन इस साल क्या किया है, ऐसे तो तीन है, लेकिन इस साल क्या किया है इन्होंने, इसको कम कर दिया है ना, इसको ज्यादा बढ़ा दिया, राइट? इसको क्या किया इन्होंने, इसको ज्यादा बढ़ा दिया है, तो अगेन दिस विल नॉट बी दी राइट करेक्ट आंसर। तो तीन, 5 है इस साल, तो 5 दिया है, लेकिन 3 था वैसे। ओके, रिस्ट्रिक्टेड टू 3, बट अभी जो है एक्सेप्शन में इन्होंने दिया। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, तो तीनों नॉट करेक्ट है, ऑल द 3 आर नॉट करेक्ट, 1 2 एंड 3, है ना, है कि नहीं? ओके,
सो ये हो गया आपका कंप्लीट 2021 का पेपर। सभी को समझ में आ गया? ओके। नहीं, ऐसे तो रिस्ट्रिक्शन 3 पे है ना। ऐसे तो रिस्ट्रिक्शन इन्होंने 3 पे रखा हुआ है। ओके। यस। चलिए अब आते हैं 2022 में। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, this is 2022, just to let you know, this is what? 2022. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. The, this is true. H.N. Sanyal Committee के ऊपर ही हुआ है। Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Court to punish for contempt of themselves. This is true. The Constitution defines civil contempt and criminal contempt. सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को क्या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट डिफाइन करता है? आंसर इज नॉट। ओके। इट इज द स्टैट्यूटरी प्रोविजन व्हिच डिफाइंस, सीआरपीसी आपका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है वो डिफाइन करता है। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भाई जब चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो चौथा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, है कि नहीं? तभी ना एक्ट बनेगा। तभी ना एक्ट बनेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर मैं हटा दूं, 1, 2 एंड 4 आंसर है। देखिए थर्ड स्टेटमेंट अगर मैं हटा रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है फर्स्ट इज करेक्ट, और अगर मैं फर्स्ट के बाद भी फोर्थ को गलत कर रहा हूं, मुझे पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, और फर्स्ट के बाद भी मैं फोर्थ को गलत कर रहा हूं, तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट अगर करेक्ट है तो भाई बनाया किसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट? मोदी जी ने थोड़ी बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया ना। ठीक है। With reference to India, consider the following statement. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट लॉ फर्म्स जो है उनको क्या कर रहा है, ये रिकॉग्नाइज कर रहा है लीगल फर्म्स को एज एंटिटीज। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या ये सेंस बना रहा है कि पेटेंट अटर्नीज और कॉर्पोरेट लॉयर्स को आप एडवोकेट जैसा रिकॉग्नाइज नहीं करें? तो यहाँ पर गलत है। कॉर्पोरेट लॉयर्स क्या लड़ नहीं सकते केस, नॉर्मल केसेस? तो सिर्फ क्या कॉर्पोरेट लॉ में रहेंगे, है ना? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, कोर्ट ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सीनियर एडवोकेट कौन करता है? तो सीनियर एडवोकेट डिस्टिंक्शन कौन देता है? सीनियर एडवोकेट डिस्टिंक्शन कौन देता है? इट इज द सुप्रीम कोर्ट ओनली। ओके, इट इज द सुप्रीम कोर्ट ओनली जो आपको एलिवेट करता है सीनियर एडवोकेट में। तो उसमें क्या आपको मिलता है? सीनियर एडवोकेट अगर आप बन जाइएगा तो आपको क्या मिलता है? आपको प्रेफरेंस मिलता है चेंबर का इनसाइड द सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये सारी चीजें होती है। ओके। बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। द हार्मलेस स्टेटमेंट है, हार्मलेस स्टेटमेंट है कि नहीं? बार काउंसिल बिल्कुल कर सकता है ना, रूल्स बनाएगा, लीगल रूल्स बनाएगा। हम्म, है ना? तो ये करेक्ट है। और अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो एक आंसर हम लोग वैसे बी है। यहाँ पर एक चीज है, अगर कभी भी यूपीएससी के स्टेटमेंट्स में एमसीआई को पावर है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, मेडिकल एजुकेशन का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर है, एमसीआई बता सकता है कि एमबीबीएस के कोर्स में क्या क्या पढ़ाना चाहिए। द सेम थ्योरी विल अप्लाई हियर आल्सो ना। बार काउंसिल बता सकता है, अल्टीमेटली आपको पास करना होता है ना बार। अल्टीमेटली यू हैव टू पास द बार टू बी एलिजिबल टू बी कॉल्ड ए लॉयर। तो जब बार को आपको पास करना है तो क्या बार काउंसिल नहीं बता सकता कि आप मे बी कि क्या पढ़ा सकते हैं क्या नहीं पढ़ा सकते, है ना? So,
सॉर्ट ऑफ यही लॉजिक है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, एक्सक्लूडेड। अगर कोई स्टेटमेंट आता है, obviously this is something that you are going to do after you have exhausted your logical reasoning and all। कोई स्टेटमेंट अगर आता है, ठीक है, अगर आप देखिए कोई स्टेटमेंट आता है जहां लिखा हुआ है एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन या एक्सक्लूडेड, ये कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं? ये कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते। जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट है जहां पर एक फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है दिस इज पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल, तो बहुत चांसेस है, आउट ऑफ 7 आउट ऑफ 10 चांसेस आई विल से दैट वो स्टेटमेंट गलत है। 7 आउट ऑफ 10 चांसेस है दैट वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऑलराइट, इज इट क्लियर? ओके, a bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India। is it true कि क्या जो बिल है जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर रहे हैं, आंसर इज नो। कौन से बिल बिल में प्रेसिडेंशियल नॉड चाहिए होता है, प्रायर असेंट? मनी बिल में चाहिए होता है, कैब में कुछ नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ऐसा कुछ नहीं होता। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज presented to the president, it is obligatory for the president to give his or her assent। The answer is true। The answer is true। लेकिन देखिए अगर आप फर्स्ट ऑप्शन हटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा वैसे भी आपका, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं पूरा। ऑब्लिगेटरी बना दिया गया है कि नहीं? इंदिरा गांधी ने बना दिया ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी बनाया किसने? इंदिरा गांधी ने बनाया। अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोक सभा and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting। तो ये भी करेक्ट है, कैब में कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, एंड उसको जो है स्पेशल मेजोरिटी से बोथ हाउसेस, है ना? ठीक है, अब हाँ, अब ये ट्रू है, आप सही कह रही हैं कि अब अगर इस साल क्वेश्चन ऐसा आएगा तो 1 पेयर करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट, 3 पेयर करेक्ट, नन करेक्ट। ऑलराइट, तो कुछ गधे जो हैं, वैसे मैं भी उसमें उस श्रेणी में आता हूं, बिकॉज मेरा भी बहुत सारा क्वेश्चन सही हुआ था लास्ट ईयर। इस तरीके से वो बोलेंगे कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, फिर भी उनका सही हो जाएगा नए पैटर्न में। उनका जो है आंसर फिर भी सही हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड गलत है, फिर भी सही हो जाएगा। तो इट्स अ क्लाउन शो। ओके, इट्स अ क्लाउन शो दैट यूपीएससी हैज स्टार्टेड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। अभी हमने बात की थी डिस्क्रिप्टरी टाइटल्स के बारे में, डिस्क्रिप्शनरी टाइटल्स के बारे में, याद है? तो क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट इन द 1990 जजमेंट हैज रूल्ड कि ठीक है भाई, आप जो टाइटल रख ले आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप शपथ ले रहे हैं तो देयर विल बी ओनली 2 डिस्टिंक्शन। किसका किसका? ओथ के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, थर्ड शेड्यूल के हिसाब से, देयर इज ओनली 2 डिस्टिंक्शन। वन इज दैट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेकंड इज दैट ऑफ अ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दैट्स इट। ओके, डिस्क्रिप्टरी टाइटल्स जो है वो आपके ऊपर, आप कौन सा डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15%। दिस इज ट्रू। रिसेंट अमेंडमेंट है, 2001 का अमेंडमेंट है। तो आंसर क्या होगा? बी, 2 ओनली। आंसर क्या होगा इसका? बी, 2 ओनली होगा। ओके, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा? पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट। इम्पीच द प्रेसिडेंट, गलत है। राज्यसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है। रैटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, रैटिफिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी दोनों करता है। रैटिफिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी दोनों करता है। आंसर क्या है? बी, 2 ओनली। याद है, मीन वाइल इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड,
तो राज्यसभा मीन वाइल गिव्स इट्स असेंट, है ना, तो राज्यसभा है ना इन्वॉल्व। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ध्यान से बहुत प्यार से, इसको गलत कीजिएगा ना तो फिर बहुत दुख होगा कि यार ये पढ़ी पढ़ी हुई चीजें हम गलत करके आ गए। विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, अब ये 10th शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछ रहा है ये। The law specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months. It can join, no? It can join within 6 months, है ना। नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर तो ज्वाइन कर सकता है ना। तो आंसर इज, ये करेक्ट है, सॉरी ये रॉन्ग है। And the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. Hmm? The law does not provide it any time frame within which the presiding officer has to decide the case. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। कोई कोई टाइम पीरियड नहीं है ना, प्रेसिडेंट के लिए टाइम पीरियड है अपना वीटो पावर के लिए, whereas अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज द टाइम पीरियड, इफ यू गाइस रिमेंबर। और यहीं यहाँ पर स्पीकर के पास भी कोई टाइम पीरियड नहीं है टू डिसाइड ऑन द डिफेक्शन केसेस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, चलिए अब आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल पे। तो अटॉर्नी जनरल एंड द सॉलिसिटर जनरल आर द ओनली ऑफिसर्स हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। देखिए आर्टिकल 76 के हिसाब से देयर इज ओनली अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल तो होता ही नहीं है, अटॉर्नी जनरल को ही एस्टैब्लिश करता है। तो ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट में हटा देता हूं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट्स हिम रिजाइन। ये मैंने क्लास में बताया हुआ है। This has been discussed. I remember. I think it was the month of February something. ना फरवरी के महीने में क्लास हमारी हुई थी। आई रिमेम्बर 16-17 फरवरी की क्लास थी। और मैंने आपको बताया था कि नहीं होता है। दे आर आस्ड, ओके, व्हाट हैपेंस, दे आर आस्ड। अगर मान लिया उन्होंने नहीं किया, ओके, दे आर आस्ड टू रिजाइन आफ्टर न्यू गवर्नमेंट और दे कैन कंटिन्यू। अगर मान लिया कि फेवर में है नई नई सरकार इनके कि ठीक है भाई इनको कंटिन्यू करने दिया, तो आंसर क्या है, डी। तो यहां पर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेजी डॉक्यूमेंट है, मैंने बताया था ना, डिस्पाइट बीइंग द लॉन्गेस्ट टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, इट इज अ वेरी लेजी डॉक्यूमेंट एंड लीव्स मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स ऑन द पार्लियामेंट, है ना। With reference to the writs issued by the courts in India, mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. What is mandamus? We command. This is basically true. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. क्या बोल रहा है कि ये मैंडमस जो है ये किसी कंपनी के अगेंस्ट लाई नहीं करेगा, अनट्रू है। गवर्नमेंट कंपनी है तो बिल्कुल करेगा ना, गवर्नमेंट कंपनी है तो बिल्कुल करेगा। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्वो वारंटो। दिस इज ट्रू, है ना। क्या भाई, क्या, व्हाट इज दैट, दिस इज रॉन्ग ना, सेकेंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। इट विल नॉट लाई अगेंस्ट अ गवर्नमेंट कंपनी ना। और थर्ड स्टेटमेंट, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पटिशनर टू मूव, दिस इज ट्रू। कल ही मैंने भेजा था, याद है, नॉमिनेटेड मेंबर वाला, जो यूपी यूपी में केस हुआ था। तो एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन, स्पिरिटेड पर्सन, नॉट ओनली हु इज डायरेक्टली अफेक्टेड, बिकॉज इनडायरेक्टली तो इफेक्ट करता है ना सभी को, कि कोई भी एरा गैरा बैठ जाए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे। तो 1 और 3 इज करेक्ट, आंसर सी होगा। ओके, विथ रेफरेंस टू द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such a date as the speaker may fix। ये करेक्ट है, स्पीकर फिक्स करता है डेट।
देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या बोल रहे हैं, मैंडेटरी प्रोविजन दैट द, ओके ओके, तो इफ वाला है ना, इफ एंड बट वाला है। इन जनरल आप अगर देखिए तो वहां पर अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है विच इज एग्जीक्यूटिंग द गवर्नमेंट्स मैंडेट, ऑब्वियसली इट कैन बी सेट द मैंडेमस, ठीक है। देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर शैल बी फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी। नहीं, एक कन्वेंशन है, मैंडेटरी प्रोविजन कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो मैं हटा देता हूं इसको। The deputy speaker has the same power as the speaker, and okay, this is true. Deputy speaker साहब तो same speaker है, he is not subservient, याद है ना आपको। Deputy speaker is only there to fill in case of absence of the speaker. It is not, he is not subservient, he is not subordinate. The well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। ऐसा कुछ नहीं है, हवा हवा की बातें हैं, ठीक है। तो 1 और 3 इज करेक्ट। ऐसे भी जब 1 करेक्ट है तो हमारा आंसर आ ही गया था। ऑल राइट, हो गया। इतना इजी 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 पीजी लेमन स्क्वीजी था। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चंस थे इसके। ओके, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन पे। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? ये 2023 का प्रीलिम्स है। इन एसेंस व्हाट डज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स? इट मीन्स नेचुरल जस्टिस। ओके, अगर आप देखिएगा, हाँ हाँ, हमेशा एक सी वाले भाई साहब जरूर, ये रहता है सी और ए वाला, जरूर लफड़ा रहेगा यहाँ पर हमेशा। आधी जनता सी बोलेगी, आधी जनता ए बोलेगी, ऑब्वियसली समथिंग, दिस इज समथिंग विच वी विल कम टू नो व्हेन द यूपीएससी रिलीजेस इट्स आंसर की होगी देन। लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विल बी द आंसर। ओके, अब देखिए कैसे। तो यहाँ पर दो चीजें हम बात करते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है कि नहीं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दो चीजें हम बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन समझ में आ गया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जब हम बात कर रहे थे, मेनका गांधी केस। तो यहां पर देखिए, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ ओनली, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर ही वो आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर ही वो आ जाएगा। क्यों, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने कोई आर्बिट्ररी लॉ बना दिया, आर्बिट्ररी लॉ बना दिया मैंने, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको फेयर एप्लीकेशन कर रहा हूं, मतलब सभी पे इक्वली अप्लाई कर रहा हूं, अमीर गरीब सभी को तंग, इक्वली तंग कर रहा हूं, है ना। तो क्या वो सेंस बनाता है ड्यू प्रोसेस का? तो ड्यू प्रोसेस विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आंसर इज ए। ओके, इन इंडिया prisons आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट with their own rules। और यहां पर अगर आप देखिएगा, हाँ, इन इंडिया द prisons आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट with their own rules। और यहां पर क्या है, ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ prisons। ओके, उसके बाद इन इंडिया prisons आर गवर्न्ड बाय द prisons एक्ट 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial government। तो यहां पर द थिंग इज, ओके, यहां पर द थिंग इज कि
Okay, one thing you have to see, uh, that this is true. Prisons are actually managed, ठीक है? Prisons are managed by the state government. And the second statement in India, prisons are governed by the Prisons Act. This is also true. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें नहीं पता है आंसर क्या है। मैं एक बहुत बड़ी कोचिंग का वो देख रहा था, एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि मिस कर दिया, तो मुझे लगा कि यार आगे होगा, तो मैं स्क्रॉल करने लगा अग्रेसिवली, कहाँ गया? एंड दे हैव कन्वीनियंटली लेफ्ट इट आउट। मतलब लिखा हुआ है 2003 पॉलिटी पेपर डिस्कशन पीडीएफ, और फाइनली क्या दिया हुआ है, व्हाट दे हैव गिवन, इसको हटा दिया है वहां से। तो हमें नहीं पता आंसर क्या है इसका। ओके, वी आर नॉट वेरी श्योर, बट इंडिपेंडेंटली दोस दीज टू आर ट्रू। इतना हमें पता है कि इंडिपेंडेंटली, लेकिन पता है आपको एक चीज, देर आर कोचिंग्स हु हैव गॉन फॉर ऑप्शन सी एज वेल, हु हैव गॉन फॉर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एज वेल। तो अलग अलग कोचिंग जो है अलग अलग क्वेश्चन को, अलग अलग ऑप्शन को सही कर रही है इसमें। Which one of the following statement best defines the chief purpose of the constitution of a country? Best reflects the chief purpose. What is the chief purpose of the constitution? ये 2021 का थीम है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। लिमिट करना। कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है? लिमिट करना, लिमिटेड गवर्नमेंट। आंसर इज सी। In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental right? इसमें से कौन सा जो है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को ओवरकम करने के लिए आया था? अभी इसमें भी कंफ्यूजन, पीपल हैव गॉन फॉर 42nd 44th अमेंडमेंट। आंसर विल बी फर्स्ट। आंसर जो है सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा? इसका फर्स्ट होगा आंसर, दैट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। आपको याद होगा 9th शेड्यूल, ओके, शंकरी प्रसाद केस, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है? इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? आंसर विल बी फर्स्ट अमेंडमेंट। The National Commission for Backward Classes (NCBC), the National Human Rights Commission, National Law Commission and National Consumer Dispute Redressal Commission, इसमें से कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? सिर्फ एक है, दैट इज दी एनसीबीसी। एनएचआरसी तो है नहीं, लॉ कमीशन है नहीं, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है नहीं, तो आंसर क्या होगा? ओनली वन। ओनली वन विल बी द आंसर। अभी रिसेंटली बनाया गया है, अभी रिसेंटली एनसीबीसी को बनाया गया। If the election of President of India is declared void by the Supreme Court, all acts done by him or her in the performance of duties of his or her before the date of decision becomes invalid. अभी जस्ट मैंने परसों तरसों पढ़ाया। द आंसर इज नो। मैंने बताया ना, 1 अगस्त को और 15 अगस्त के बीच में, अगर मान लो 1 अगस्त को वो अपॉइंट हुआ है, 15 अगस्त को उसको हटा दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट करके, तो जो 15 दिन के लिए जितना भी उसने डिसीजन लिया, दे विल बी वैलिड। दिस इज रॉन्ग। Election for the post of President of India can be postponed on the ground that some legislative assembly have been dissolved and elections are yet to take place. The answer is wrong. Again, यहाँ पर जो है हम बोलेंगे कि नहीं है। When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he or she has to declare his or her assent. There is no time limit, my friends. There is no time limit. Hence, the answer will be D, none. आंसर क्या होगा? डी, नन। When the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. तो अब यहां पर एक चीज है कि फिनेंस बिल के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। फिनेंस बिल के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, यस और नो? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन फिनेंस बिल विच आर सर्टिफाइड एज अ मनी बिल, finance bill which are certified as a money bill, उनके केस में क्या होता है? उनके केस में क्या होता है? दे आर ट्रीटेड एज अ मनी बिल, है ना? तो अगेन दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन, क्या है क्या नहीं है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बट इसको चलो हम सही मानते हैं। When the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendations.
This is true. In the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. Necessary की बात ही नहीं हो रही है friends. नेसेसरी की बात ही नहीं हो रही है. अब यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है कि यार कुछ फिनेंस बिल आर सर्टिफाइड एज मनी बिल, दे आर ट्रीटेड एज मनी बिल, तो क्या उसमें राज्यसभा रिजेक्ट कर सकता है, अमेंड कर सकता है? जनरली देखो आंसर ओनली टू होना चाहिए, बट हमें नहीं पता है क्या आंसर है इसका. लेट द आंसर की कम. ओके. हाँ. अब बात करते हैं शेड्यूल्ड एरिया की. Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president. प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू नोटिफिकेशन जो है निकलता है. तो यहां पर 39 का अगर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, तो व्हाट इज द ये राइट. एक मिनट. हाँ. तो दिस इज ट्रू. व्हेन वी आर सेइंग कौन करता है बताओ. व्हेन वी आर सेइंग कि जो नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया है, नोटिफिकेशन निकला है एक एरिया में, है ना, और उसमें क्या है. दिस इज ट्रू. द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेज इन द ब्लॉक. ठीक है. द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री. इज इट द चीफ मिनिस्टर? नो, इट इज द गवर्नर. इट इज द गवर्नर. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर विल बी ओनली टू. ओके. आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी ओनली टू. लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है शेड्यूल्ड एरिया में, इट इज एक्चुअली द डिस्ट्रिक्ट. The Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policy is made under Article 16(4). Okay, reservation policy made under Article 16(4) of the Constitution would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency in the administration. This is true. Article 335 defines the term. डिफाइंस. क्या कॉन्स्टिट्यूशन बहुत चीजों को डिफाइन करता है? इतना समय है कॉन्स्टिट्यूशन के पास कि वो डिफाइन करेगा? आंसर इज रॉन्ग. जब आप स्टेटमेंट टू को रॉन्ग मान लेते हैं तो हमें सी आंसर पड़ जाता है. ठीक है. वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. यहां पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना. फर्स्ट स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट वन में, इन सम जजमेंट्स, इन सम जजमेंट, यस इट इज अ डायरेक्टिव आउटसाइड पार्ट 4. इन सम जजमेंट्स दे आर टॉकिंग अबाउट. तो सम जजमेंट्स में बिल्कुल, कुछ जजमेंट में हो सकता है, बिल्कुल किया हो. इसरो में, ओके, आर्मी में, है कि नहीं? ऑलराइट. और था क्या कहीं पे? हाँ. सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम जो है, इट वाज इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम है, अच्छा ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सॉरी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके. हाँ. According to the Constitution, the central government has a duty to protect states from internal disturbance. This is true. अब यहां पर आप बोलिएगा कि इंटरनल डिस्टरबेंस तो हटा दिया है, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया. नहीं, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया है, लेकिन जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पर ये चीज लिखा हुआ है, जहां पर ये चीज लिखा हुआ है, वहां से इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं हटाया है. एक जगह से हटाया है लेकिन दूसरे जगह से नहीं हटाया इंटरनल डिस्टरबेंस. और ये दूसरा प्रोविजन, इट इज नॉट इमरजेंसी प्रोविजन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts द स्टेट. तो ये 352 वाला याद रखिएगा, नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? प्रिवेंटिव डिटेंशन से, सो यू हैव टू प्रोवाइड, है ना, यू हैव टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो ये गलत हो जाएगा.
According to the Prevention of Terrorism Act, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. Okay. According to Prevention, confession of the accused. Okay. ये गलत है. Okay, this is also wrong. ठीक है. आंसर क्या है? ओनली वन. आंसर क्या है? ओनली वन. प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा में भी, ठीक है, कोटा में भी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है विथ रिगार्ड्स टू दिस. तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा आपका? दिस विल बी ओनली वन. ठीक है. ऑलराइट. क्या है? व्हाट इज दैट? यस, अगर आप देखिएगा कहीं कहीं पे ओनली टू है, कहीं कहीं पे ओनली वन. कहीं कहीं पे ओनली टू है, कहीं कहीं पे ओनली वन है. लेकिन स्टेटमेंट थ्री इज टोटली इनकरेक्ट. हाँ यार, सर्दी थोड़ी हो गई है. स्टेटमेंट थ्री इज टोटली इनकरेक्ट. ठीक है. ऑलराइट. राइट. यहां पर अगर आप देखिएगा, यहां पर इसका अगर आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने कुछ भी बोलते हैं, कन्फेशन करते हैं, और अगर वो रिकॉर्ड हो जाता है कैसेट, टेप, ऑडियो, इस चीज पे, तो दैट विल बी एडमिसिबल इन ट्रायल. ओके. दैट विल बी एडमिसिबल इन ट्रायल. तो यहां पर क्या बोल रहा है? बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस. Before the police cannot be used as an evidence. This can be. यहां पर एग्जेम्पशन है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने. अगर आप रैंक के अफसर के सामने अगर आप कुछ बोलते हैं, है ना, तो ये गलत है. एक्चुअली इट कैन बी यूज. अब देखिए, कुछ स्टेट, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हैं सेकंड इज रॉन्ग, कुछ बोल रहे हैं सेकंड इज राइट, बिकॉज दे आर सेइंग कि 22 का 3 होगा. ओके. 22 आर्टिकल 22 क्लॉज 3 क्लॉज बी. ओके. ठीक है. तो वहां पर दे आर सेइंग कि वहां पर एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि एनी पर्सन हु इज डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू कंसल्टेशन और बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर until the grounds of detention are disclosed to them. और grounds of detention can also be withheld on public interest, है कि नहीं? grounds of detention हमने बात की थी, अगर आपको याद होगा, तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट पे विथहोल्ड किया जा सकता है. तो जब तक आप उनको नहीं बताएंगे तो ये जरूरी नहीं है. ओके. ये जरूरी नहीं है कि उनको मिलना ही मिलना है. तो ये कुछ कुछ ने राइट कहा है, कुछ कुछ ने रॉन्ग कहा है. कुछ कुछ ने क्या बोला है कि नहीं, देना पड़ता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी. अब हमें पता नहीं इसका आंसर क्या है, तो सेकंड स्टेटमेंट को हम चलिए राइट मान लेते हैं. तो आंसर होगा ओनली टू. और अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा तो आंसर क्या होगा? ओनली वन. तो दिस इज अ वेरी पथेटिक स्टेट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अ वेरी पथेटिक स्टेट, प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ एस्पिरेंट्स. एस्पिरेंट्स के लाइफ के साथ आप खेल कर रहे हैं. अगर यही नहीं पता है, 1 साल हो गए एग्जामिनेशन के, और आधी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो 2-2 लाख रुपए लेके आपको पढ़ाती है, वही नहीं श्योर है, मास्टर साहब नहीं श्योर है कि क्या होगा आंसर, तो आप एस्पिरेंट से कैसे, मतलब गूगल के साथ 10 आदमी की टीम के साथ आंसर नहीं निकाल पा रहे लोग, तो एस्पिरेंट कैसे निकाल लेगा? ओके. हाँ. ऑलराइट. सो अब अगर आप देखते हैं इसमें से, हाँ, क्वेश्चन देखिए. The members nominated to either house of the parliament or the legislative assembly are also eligible to be included in the electoral college. तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही है. नॉमिनेटेड मेंबर्स इम्पीचमेंट में आते हैं, अगर आपको याद होगा, पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर इम्पीचमेंट में आते हैं. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए. तो क्या ये सही बात है? बोल रहा है कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट. मैंने बताया था ना, पॉपुलेशन वाला, याद होगा आपको, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए सीट इनटू 1/1000 वाला, याद होगा आपको. इज इट ट्रू? इज इट ट्रू?
द आंसर इज नो, इट इज नॉट करेक्ट। डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो फाइनल आंसर आपका कम आएगा ना। न्यूमरेटर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तब ना। हमने क्या पढ़ता है यूपी के बारे में। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पर। यूपी का हाईएस्ट है, यूपी का हाईएस्ट पॉपुलेशन इसलिए। उसके बाद किसका आता है, झारखंड, अगर आपको याद होगा 176। वी टॉक्ड अबाउट तमिलनाडु बीइंग ऑन द टॉप। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगा तभी आप ऊपर जाइएगा। ऐसा अगर होता तो झारखंड सेकंड नंबर पे नहीं आता, थर्ड नंबर पे नहीं आता, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। दिस इज नॉट ट्रू। Okay, the value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको संयम बरतना था, ये देखना था इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है। पहली बात तो ये बोल रहा है कि पुडुचेरी के एमएलए का हायर है और अपने ही आंसर दे रहा है, अपने ही आंसर भी दे रहा है कि द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट इन पुडुचेरी इज ग्रेटर। तो हमने पढ़ा था कि टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल सीट इनटू 1/1000 होता है कि नहीं। तो अगर ये आपको बता रहा है कि देखिए ये फैक्ट बता रहा है, यूपीएससी फैक्ट बता रहा है, आपको असर्टेन नहीं करना है। यहां पर आपको असर्टेन नहीं करना। यूपीएससी बोल रहा है हाँ भाई पुडुचेरी का ज्यादा है लेकिन ये रीजन है इसलिए। तो आपको फॉर्मूला लगा के देखना था, टोटल टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स इनटू 1/1000। क्या उसके हिसाब से पुडुचेरी ज्यादा होगा? द आंसर इज यस, दिस विल बी करेक्ट। आंसर विल बी ओनली वन। ये क्वेश्चन जो है थर्ड स्टेटमेंट, ये बहुत क्रूअल है। ओके ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, शुड नॉट बी देयर। दिस इज मेकिंग दिस एग्जामिनेशन रैंडम। लेकिन आंसर क्या होगा इसका, ओनली वन होगा। ऑलराइट, अब जो है बाकी, हाँ क्वेश्चन पे आइए। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड। अगर मैं फ्लैग कोड की बात करूं तो उसमें वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, इसमें देखिएगा इज 600 mm इंटू 400 mm। ओके, रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। दिस इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है फ्लैग कोड वाला वो रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। व्हाट विल बी द आंसर, आंसर इसका डी होगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर इन द फर्स्ट, व्हाट विल बी द आंसर इन द फर्स्ट। अगर आप देखिएगा तो दिस इज नॉट ट्रू। ओके, नेशनल स्टैंडर्ड साइजेस में नहीं है ये, 600 इंटू 400 नहीं है। देर आर टोटल 9 स्टैंडर्ड साइजेस। ओके, देर आर टोटल 9 स्टैंडर्ड साइजेस में, ये है नहीं है। तो भाई क्या किस टाइप का क्वेश्चन है यार ये, किस टाइप का क्वेश्चन है, नहीं कर सकते आप। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये नहीं है। ओके, consider the following statement with respect to Constitution Day. Constitution Day is celebrated on 26th November every year. True. And on 26th November 1949, the Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft of Constitution of India. तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये गलत है, खत्म हो गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी तो बहुत पहले बन गई थी ना, 1949 के दिन खत्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनना और उसको अप्लाई किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो स्टेटमेंट क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। फर्स्ट सेटिंग बहुत पहले हो गई थी सर। ओके, सो और भी कुछ है क्या इसमें? हाँ, अगर आप देखें यहाँ पर होम गार्ड्स पे क्वेश्चन है। सो होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये ट्रू है? सेंट्रल गवर्नमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट है? लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर आता है? तो ये गलत है। The role of home guard is to serve as an auxiliary force to help the police in maintenance of internal security। बिल्कुल ठीक है। To prevent infiltration on the international border, the border wing home guards have been raised in some states।
देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ सम स्टेट्स लिखा हुआ है, मतलब कुछ स्टेटों में, सम जजमेंट, सम स्टेट्स। ओके, इट इज स्टिल ट्रू, इट इज व्हाट, इट इज स्टिल ट्रू, ओनली टू विल बी द आंसर। Unauthorized wearing of police or military uniform, Official Secrets Act, knowingly misleading or otherwise interfering with a police or military officer when engaged in their duty, Indian Evidence Act, celebratory gunfire which can endanger the पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, आर्म्स एक्ट। तो ये याद है मैंने बताया था कि आपको पढ़ना है 2019-18 तक के 5 से 6 साल के जितने भी आपको बेयर एक्ट्स है, उसका एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए बेसिक फैक्ट्स। याद है मैंने बताया था आपको। तो ये देखिए 2023 में इन्होंने पूछ लिया 2019 का। ओके, 2023 में 2019 का इन्होंने पूछ लिया था, ठीक है क्वेश्चन। अभी इसमें क्या है, अगर आप इसमें देखिएगा तो आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज नॉट इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, इट इज नॉट इंडियन, इट इज इन द ओएसए ओनली। ओएसए में ही सेक्शन 6 ये बताता है कि अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म्स, और सेक्शन 6 में ही इंटरफेयरिंग विथ मिलिट्री ऑफिसर्स व्हेन एंगेज्ड इन देयर ड्यूटी। आप पे ओएसए लगता है, एविडेंस एक्ट का कोई सवाल नहीं। एंड यस, दिस इज ट्रू, आर्म्स एक्ट 2019, आंसर विल बी ओनली 2। क्या ये क्लियर है सभी को? This both the provision 1 and 2, misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer, and unauthorized wearing of police or military uniform, ये दोनों ओएसए के अंडर ही आता है आपका। इट कम्स अंडर ओएसए। हाँ, ये भी अनडुएबल है, अभी स्टूडेंट को क्या ही पता है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है आई विल से कि आपका पॉलिटी के क्वेश्चन वी हैव बीन एबल टू कंप्लीट, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो वी आर डन विथ 2021 से 2023 का प्रीलिम्स। इसके बाद जो है हम लोग आने वाले समय में 2000 पुराने जो है 2020 के पुराने क्वेश्चन जो है, 20 से लेके उसके पुराने क्वेश्चन वो भी कर लेंगे, ठीक है।